Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे, मुझे सुन पा रहे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। एक बार जल्दी से लिख देंगे भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार फटाफट से भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। क्या हाल चाल है? अनुष्का, सोनम, नेहा, डोरेमोन, मानसी, आयुष, अमित, देवकी, शनि, सोनम, आशुतोष, अश्विन, नीलेश, भारती, हेमा, आकर्ष। तो सबसे पहले तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे थे कि यार सुनील भैया आप, भाई ये लैग क्यों कर रहा है? सही है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कह रहे थे कि सुनील भैया संडे के दिन आप क्लास ले रहे हो, तो प्लीज आप संडे को मत क्लास रखा करो, कभी हमारी बैकलॉग्स होती है उनको क्लियर करना होता है और हम लोग को खेलने जाना होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कंसर्न्स मुझे दिए, तो प्लीज इस बात की चिंता मत लीजिए, कभी और संडे को क्लास नहीं होगी। आज इसलिए हो रही है क्योंकि कल स्टूडियो अवेलेबिलिटी नहीं था और आज भी नहीं है, तो हमें दूसरी जगह से क्लासेस लेनी पड़ रही है, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस पीछे ना हो, इसके लिए। डन, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यहां पर बढ़िया से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड देन पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। बहुत मजा आएगा, हर एक चीज बहुत डेप्थ में सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को हम यहां पर चालू। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। किसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है? नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, है ना, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे हमारे डेल्टा जी के ऊपर, है ना, डेल्टा जी नॉट के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर बेसिकली हम सवाल करेंगे। साथ ही साथ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एकदम बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ऊपर ऊपर से नहीं, हर एक चीज बेहतरीन तरीके के साथ, लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सुनील भैया ज्यादा लंबी मत करना, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्लास, टेंशन मत लो, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी न्यूज है, आप लोग खुश हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला सुनील भैया हमारे स्कूल में ना आप फिजिकल पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमारे स्कूल में ऑर्गेनिक चल रही है ना, और भैया प्लीज ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करो। तो मैंने टीम के साथ डिस्कस किया, मैंने शौर्य मैम के साथ डिस्कस किया एंड हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी साथ में चलेगी। फिजिकल का बस फिर एक ही चैप्टर रहेगा, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, एक चैप्टर अपने पास रह जाएगा। तो हफ्ते में 4 क्लास होगी, जिसमें से 2 क्लास में आप फिजिकल पढ़ेंगे और 2 क्लास में आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो ये आपका साथ साथ चलेगा। तो इसीलिए बोलूंगा कि हम हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत करते हैं। मतलब सुनील भैया को पता लगा कि बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कहा भाई इसको कंसीडर करते हैं। अपने भाई बहन बोल रहे हैं कि भैया हमको ऑर्गेनिक चाहिए तो ऑर्गेनिक भी देंगे, ठीक है, क्लियर है? चलिए डन है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है भाई। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। तो ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल 2.3 है ना, और ये हमारे पास सवाल था जो कि एनसीईआरटी एग्जांपल 2.3 है। मैं चाहता हूं एक बार आप इसको पढ़ें, ठीक है, सारे के सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे। देखिए बड़ा ही सरल सा सवाल है, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आने वाली, ठीक है। सवाल कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल, ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया, जिंक एंड कॉपर वाला जो सेल होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज आपका डैनियल सेल। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब इसके बारे में जो हमने मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है दैट इज ई नॉट सेल, वो 1.1 वोल्ट दे रखा है। उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन के लिए। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया था क्या होती है। एक्चुअली भाई साहब जो टोटल एनर्जी किसी भी सेल में जनरेट होती है दैट इज द टोटल एंथैल्पी। वो 2 पार्ट्स में यूज होती है। पहला इलेक्ट्रिकल वर्क करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में जो कार्य जा रहा है उसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है दैट इज बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स हमने बात करी थी। और दूसरा वहां पे जो हीट लॉसेस हो रहे हैं, है ना जी। तो अब इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा
माइनस NFE0 सेल। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में डिराइव करके बताया था, याद है दोस्तों? ये लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था। जी सुनील भैया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास के अंदर। वो आपसे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला आपके पास ये है। अब फैराडेज कांस्टेंट जो हमारे पास होता है वो होता है 96,500 कूलम पर मोल। दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 96,500 कूलम पर मोल। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? देखो, एक जिंक जो है वो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होगा तो Zn2+ बना है, और एक Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो Cu बना है। यानी ऑब्वियसली इस रिएक्शन में N का वैल्यू हमारे पास 2 है, ये रहा 2। F है E0 सेल। अरे भैया इतनी सिंपल सी बात आपने पूछी है, दैट इज 1.1 वोल्ट। तीनों डेटा हमारे पास है, डाल देंगे वैल्यू। अरे भैया इतना सिंपल सवाल, हाँ ऐसे सिंपल सवाल भी हैं और डिफिकल्ट सवाल भी हैं। तो ये 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। सॉल्यूशन सिंपल कर दूंगा, देखो कैलकुलेशन कैसे। ये उड़ाया, कितना हो गया भैया? ये हो गया 10। एक 0 से एक 0 उड़ाया तो ये हो जाएगा 9650। 2 इंटू 11 हो जाएगा 22। 1.1 डिवाइडेड बाय 10 किया, ये उड़ गया। एक 0 से एक 0 उड़ा, 9650। 2 इंटू 11 यानी 22। अब देखो इसको सॉल्व करने का मैं अपना तरीका बताता हूं। मुझे अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 20 + 2 कर दूंगा। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे तोड़ दीजिए। अब देखिए मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले 2 0 है तो 2 0 यहां पर लगा देते हैं। 2 5 10, 0 कैरी ऑन 1, 2 6 12 13, 3 कैरी ऑन 1, 2 9 18, ये हो जाएगा 19, 193,000 और 9650 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 20 है 2 है। तो ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? आप समझदार हैं, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। एक 0 यहां पर कम है तो यहां पर क्या कर देंगे, 19300 हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। इनको ऐड कर देता हूं, 193 1 2 3 और ये है 19300। इनको ऐड कर देंगे तो 0 0 3 2 कैरी ऑन 1 10 11 1 हासिल आएगी 1 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 212,300। सुनील भाई यहां पे यूनिट क्या चढ़ेगी? एन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम बाय मोल इनटू, ये वोल्ट है, राइट? तो ये आप लिख देंगे। भैया ये कूलम इनटू वोल्ट, कहीं जूल तो नहीं होता है? जूल तो नहीं होता, वर्क डन होता है ना। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 212,300, ठीक है? ये हो जाएगा जूल्स पर मोल। अरे भाई ये वैल्यू जो है कूलम इनटू वोल्ट इज जूल। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर एक तो माइनस हमने नहीं लगाया, उसको माइनस को लगा लेते हैं। ये रहा माइनस, ठीक है? ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ठीक है? अब मैं चाहूं तो इसको बेसिकली किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये फाइनल वैल्यू जो मेरे पास यहां पर आएगी, दैट विल कम्स आउट टू बी -212.3 किलो जूल्स पर मोल। ये छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। -212.3 किलो जूल्स पर मोल यहां पर हमारे पास इस चीज का आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है भाई? अरे नेगेटिव साइन लगा तो रखा है, ये रहा नेगेटिव 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 लगा रखा है, ठीक है? -212.3 किलो जूल्स पर मोल। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना होता है। मैं आपको एक तरीका भी सिखा रहा हूं, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, यहां पर भी सिखा रहा हूं। ठीक है भाई? चलो अगला सवाल, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.4। इस सवाल को सॉल्व करने का मैं लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा और इस सवाल की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सुनील भैया शॉर्ट ट्रिक का काम आएगी। अगर आप जेई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे शॉर्ट ट्रिक आती है इसके लिए। तो जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करता था। मैं आपको दोनों कंसेप्ट बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व करना। अब देखो मेरे दोस्तों,
यहां पे बोल रखा है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ pH is 10। ये आपको बोल रहा है कि आपको एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बताना है जब वो एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसका pH 10 है। तो सुनील भाई हमको एक छोटी सी बात यहां पर क्या पता है कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो वो जिस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं सुनील भैया, ब्राइटनेस थोड़ी सी, ब्राइटनेस बहुत है। अब इसका तो मैं क्या इलाज कर सकता हूं, एक काम करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। अब थोड़ा सा कम हुआ होगा लाइट वाइट यहां पे, ठीक है, अब थोड़ी सी कम हुई होगी लाइट। मैं सवाल पढ़ देता हूं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH is 10। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी होती है? 1 मोलर होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग E0 की जो वैल्यू की बात करते हैं वो कितनी आती है सुनील भैया? 0 वोल्ट हम कंसीडर करके चलते हैं। याद आ रहा है क्या? अरे भाई जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो हम E0 की वैल्यू को 0 कंसीडर करके चलते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है। ये बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन का जो pH है, अब वो pH के टर्म्स में उसने आपको दी है, आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स में इसको निकालना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि बताइए यहां पर आपके पास जो E0 की वैल्यू है, अब ये एक्चुअल में E0 तो नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा E, क्योंकि ये तो कोई अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो E की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। तो भाई सुनील भाई इसने कंसंट्रेशन को pH के टर्म्स में दिया है, बहुत बढ़िया। तो क्लास 11th में आपने मेरे से एक चीज पढ़ी थी, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जी बिल्कुल पढ़ा था सुनील भैया आपसे हमने, ये बहुत अच्छे बच्चे हम। तो pH की वैल्यू को 10 पटक देता हूं, माइनस लॉग H प्लस, एक काम करिए माइनस को भी इधर ही भेज दीजिए। अच्छा चलो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, अगले स्टेप में कर देता हूं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे -10 कैसे लिख दिया। अब ये माइनस इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो -10 लॉग ऑफ H प्लस। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो pH की वैल्यू आपको दे रखी है 10, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, माइनस इधर चला गया तो -10 इज इक्वल टू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है सुनील भैया, डन है, ये बात सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितनी होगी, तो ये बेसिक बात आपको निकालनी आनी चाहिए। नहीं आ रही तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे बताता हूं। एक तो भाई इतना कम स्पेस है स्टूडियो के अंदर, मजेदार स्टूडियो है एकदम, इतना कम स्पेस है कि खड़ा नहीं हो पा रहा मैं सही से। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। यहां पर अगर हमारे पास log k है इक्वल टू, मैंने x लिखा है, समझना ये बेसिक गणित है। अगर log k इक्वल टू x है तो इसका क्या मैं ये मतलब लिख सकता हूं कि k इज इक्वल टू 10 की पावर x होगा। दिमाग में इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू 10 की पावर x। दोनों तरफ अगर आप log लेते हैं तो ये बन जाएगा log k और ये हो जाएगा log 10 बेस 10 की पावर x, यही होगा ना। तो ये फिर फर्दर ये नहीं हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, k इज इक्वल टू 10 की पावर x है, दोनों तरफ log ले लेता हूं तो ये हो जाएगा log k और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? log 10 बेस 10 की पावर x। तो x आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। इसी चीज को यहां इमेजिन कीजिए आप, अगर आप इस चीज को यहां इमेजिन कर पा रहे हैं तो log k इक्वल टू x, log k इक्वल टू x। तो k की वैल्यू यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, k की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 की पावर x। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 मोलर। समझ में आया जी? यानी कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर होता है, लेकिन अगर यहां पे pH 10 दे रखा है, इसका मतलब है कि 10 की पावर -10 मोलर। ये क्लास 11 का कंसेप्ट है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको पढ़ाया था। इस तरीके से इसको निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं, है ना जी भैया, बहुत बढ़िया। कामना करता हूं छोटी छोटी बातें मैं अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को समझा पा रहा हूं। ठीक है भैया, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा अभी आपको, एक लाइन में आंसर आ जाएगा।
पर मैं चाहता हूं पहले कंसेप्ट सिखा दूं। तो ये भाई इतनी छोटी सी बात हमें समझ में आ गई कि अगर यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर की जगह 10 की पावर -10 मोलर है, तो यहां पे जो इस चीज का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, है ना। तो अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा हमें पोटेंशियल निकालना है तो वी यूज नर्स्ट इक्वेशन। नाउ यहां पे हम लगाएंगे कौन सी इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो ये हमारे पास होती है E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059, आगे 1 भी आता है, एनसीईआरटी बोलती है -0.059 तक चलो आप, डिवाइडेड बाय n log Q। ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया सुनील भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनील भैया E नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0, n की वैल्यू और Q की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब रिएक्शन क्या होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि भैया यहां पर ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 एंड H2 कैन अगेन गिव दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। अरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो यही थी, बिल्कुल सही बात है। यानी n का वैल्यू अगर मैं यहां से बात करता हूं तो n का वैल्यू मेरे पास आता है 2, बहुत बढ़िया। n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और रिएक्शन कोशेंट यानी कि अगर मैं बात करता हूं Q की, तो Q होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में है भैया, हाइड्रोजन हमारे पास देखिए प्योर कंसेप्ट बता रहा हूं, ये गैस के फॉर्मेट में है। तो यहां पर जब भी गैस की बात होगी तो हम यहां पे प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे। एक गैस है तो प्रेशर, एक से ज्यादा गैस है तो पार्शियल प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन क्यों लिया सुनील भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, आपने हमें पढ़ाया है, हम अच्छे बच्चे हैं, आपने हमें पढ़ाया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, गैस के फॉर्मेट में है, तो यहां पर हम प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपॉन इलेक्ट्रॉन तो नहीं, ये आएगा हमारे पास, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट, जो भी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो यहां आ जाता है। इस केस में 1 है तो यहां पे 1 लगा दीजिए। अब सुनील भैया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस तो गिवन नहीं है, अगर कभी भी गिवन ना हो तो 1 कंसीडर कर लेना, आप 1 एटीएम मान लेना, अगर प्रेशर गिवन नहीं है तो 1 एटीएम मान लेना। और ये H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहां पर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 की पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 का स्क्वायर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो ये फर्दर हमारे पास कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/10 की पावर -20, दैट इज फर्दर इक्वल्स टू 10 की पावर 20। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। तो Q की वैल्यू यहां पर हमने निकाल दी है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास यही रिएक्शन रन कर रही होगी। इस रिएक्शन में N की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर याद रखिए हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं जब भी हमारे पास गैसेस होंगी, बाय H प्लस की कंसंट्रेशन रेज की पावर 2, ये इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा हमेशा। इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे 1 है। यहां पे प्रेशर अगर गिवन नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 एटीएम मान लेंगे, और H प्लस की कंसंट्रेशन हमने निकाली थी 10 की पावर -10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -20, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 20। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0, E नॉट की वैल्यू है 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N की वैल्यू है 2, लॉग Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर 20, तो यहां पे मेरे राजा लगा देंगे 10 की पावर 20, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 20 लॉग 10। अब ये लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बताइए मुझे, ये होती है सुनील भैया 1, ये तो हमारे पास हो जाएगी 1। तो फिर फर्दर आंसर कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 0 माइनस 0.059 इंटू 20 अपॉन में 2, ये कट के 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.059 इंटू 10, तो ये हो जाएगा माइनस 0.59, ये हमारे पास आंसर आएगा।
इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर एक बच्चा कह रहा है सुनील भैया मुझे ये समझ नहीं आया, तो मेरे भाई तुमने क्लास 11th नहीं पढ़ी, तो अब इसमें मेरी क्या गलती, मुझे बताओ क्या इसमें मेरी गलती है? मैं फिर भी 11th के कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर आपको 11th के कंसेप्ट नहीं आते, यू नीड टू गो एंड रिवाइज। इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता कि मैं एक जादू मंत्र फूकूं, जो मंत्र मुझे आते हैं वो मैं फूक दूंगा और ये सारा का सारा तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। नहीं होगा ऐसा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। संसार में मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। गाली खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं, तब जाके आपको गाली पड़ती है। तो गाली खाने के लिए भी उल्टे पुल्टे काम करने पड़ेंगे। कुछ तो जीवन में करना ही पड़ेगा तुमको। हर चीज करने के लिए कोई ना कोई मेहनत लगती है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, बाकी आपको लगता है कि कोई इतना धीरे धीरे और बता रहा है, तो भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है, उसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर होती है, तो जो E0 की वैल्यू होती है वो 0 वोल्ट्स होती है। हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यहां पर निकालना है, जब यहां पर pH 10 दे रखा है, यह पोटेंशियल निकालना है। तो pH 10 को सबसे पहले आप कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। इस pH 10 को आप सबसे पहले कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, जिसको नहीं आया फिर से समझना। pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+N। जी सुनील भैया बहुत अच्छी बात है भाई, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे राजा बेटा? सुनील भैया pH की वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+N। ये माइनस को इधर भेज देता हूं, तो -10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+N। अब ये बेसिक सी बात क्या कहती है कि अगर कोई चीज log k इक्वल टू x है, तो हम ये बोल सकते हैं k इज इक्वल टू 10 की पावर x। तो log k इक्वल टू x है, तो k इज इक्वल टू 10 की पावर x हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर 10 की पावर -10 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन में आपको इसका पोटेंशियल निकालना है। अब सुनील भैया अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन के माध्यम से इस पोटेंशियल को निकालने की कोशिश करते हैं। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n लॉग रिएक्शन कोएफिशिएंट। E0 की वैल्यू 0 है, n और Q की वैल्यू निकालनी है, तो रिएक्शन लिख देंगे हमारे पास। ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 2। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहां पर अगर गैस होगी तो उसकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम कैसे बात करते हैं भाई? प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+N। अब इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा वो यहां आ जाएगा। इस केस में 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिखना चाहिए तो लिखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रेशर गिवन नहीं है तो उसको मैंने मान लिया 1, और ये हमारे पास H+ कितना है? 10 की पावर -10, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -20, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 20। अब बस इनको वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अगर आप वैल्यूज को पुट कर देंगे राजा बेटा, तो -0.059 बाय n log 10 की पावर 20, या आगे की तरफ आ जाएगा तो 20 log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये तो बेसिक रूल आपको पता ही होगा ना यार। अगर हमारे पास log कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास log यहां पर ये ऐसे है, बेस 10 है, a की पावर b है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाता है? b log 10 बेस a हो जाता है। जैसे ये था a की पावर b, तो b आगे आ गया, ये रहा log 10 a। सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहां पे बेस क्या है? यहां पे भी बेस 10 है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये 10 है और log बेस 10 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब ये कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.59 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? डन है? अब देखो, मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। अब सीधा सा आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, काम खत्म करते हैं। अगर आपने एक छोटा सा पैटर्न यहां पर नोटिस किया हो तो आपको एक बहुत बढ़िया बात समझ में आएगी। एक बहुत बढ़िया बात समझ में आएगी कि फाइनल जब आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी थी तो आपने 0.059 को pH से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी आपको pH की वैल्यू गिवन हो, एनी वैल्यू अगर आपको कोई भी गिवन हो और आपको बोलता है कैलकुलेट E, तो आप क्या करोगे? E इज इक्वल टू -0.059 टाइम्स pH। काम खत्म। यहां पर आप क्या करेंगे? -0.059 टाइम्स pH कर देंगे।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 0.059 मल्टीप्लाइड बाय पीएच ही तो हुआ, पीएच 10 दे रखा था, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -0.059 मल्टीप्लाइड बाय पीएच, ये आंसर आ गया। तो एक सरल सा तरीका यहां पर यह है कि आप सीधे से पीएच की वैल्यू को 0.059 से -0.059 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। -0.059 को अगर पीएच की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सरल तरीका सुनील भाई, सीधा शॉर्ट ट्रिक है, पर मैं चाहता तो आपको सीधा ये बता के आंसर लिया था, पर एग्जाम में इससे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर सवाल आएगा तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको नंबर मिलेंगे। अब जैसे कि ये सवाल आ गया है ना, शॉर्ट ट्रिक से करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 3। तो आप यहां पे क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। अब अगर इसका आंसर निकालना होगा तो क्या आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं? क्या आप सुनील भैया के स्टूडेंट 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं? जी, सुनील भैया ने एक कंसेप्ट हमको सिखाया है, E इज इक्वल्स टू -0.059 इंटू पीएच, तो ये हो जाएगा -0.059 इंटू 3। डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा आपका, ये वोल्ट्स में आ जाएगा, काम खत्म। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, कंसेप्ट भी, शॉर्ट ट्रिक भी, ठीक है? चलो मेरे भाई, डन है ये बात। एक बार आए भैया लिख दीजिए। देखिए स्टूडियो में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं आज की क्लास के अंदर, है ना, बहुत जुगाड़बाजी वाला स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूं, यहां पे प्रॉपर जुगाड़बाजी लगी हुई है, पर क्लास तो देखो लेनी है ना, और क्लास तो लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, तो एक बार आई भैया लिख दीजिए अगर आपको सब समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक दे सकता हूं कंपटीशन एग्जाम की, वहां पे हर जगह देता चलूंगा। ऐसा कोई भी सोल्यूशन क्वेश्चन आ जाए, सीधा ये ट्रिक आपको लगानी है और सीधा एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखा दिया, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं सिखाया, कंसेप्ट आपको पूरा सिखाया भैया, ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जब तक सुनील भैया आपके साथ है आपको कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। अब जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल 2.1 है, भैया इतना भयंकर सवाल अगर हमको दिखता है तो हम डर जाते हैं कैलकुलेशन में। मैं कैलकुलेशन करना मैं सिखा रहा हूं ना, तुम्हारे भैया भी तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेरे को समय लग रहा है लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। इस सवाल में आपको दे रखा है रिप्रेजेंट द सेल। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि आपको सेल को ही रिप्रेजेंट करना है, यानी कि सेल नोटेशन लिखना है। जब भी ऐसा लिखा हो रिप्रेजेंट द सेल, इसका मतलब वो आपको बोल रहा है कि आपको सेल नोटेशन लिखनी है। तो मेरे दोस्तों क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये वाली रिएक्शन होती है एक सेल में, सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब हम तो सुनील भैया के स्टूडेंट हैं, हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हमको सेल नोटेशन या फिर हमको सेल की रिप्रेजेंटेशन करना आती है और हमको कोई भी दिक्कत उसके अंदर नहीं आती, ठीक है जी, बिल्कुल। तो लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, और वो भी कैसे लिखना होता है उसका पैटर्न मैंने आपको बार बार सिखाया है। सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड, फिर हम लिखेंगे एनोड का इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद हम लिखते हैं कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद हम लिखते हैं कैथोड। अरे वाह सुनील भैया, मजा आ गया भाई, तुम फटवट मत जाना है भैया, ये यूपीएस लगा हुआ जुगाड़बाजी में, फटवट मत जाना भैया तुम में से कोई भी। चलो, तो यहां पे लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, और राइट साइड में बेटा हम लिखते हैं किसके बारे में? अरे सुनील भैया, हमको कम समझा है क्या? हम सब बहुत अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे हैं। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे रिडक्शन होता है, आता है। आइए हम लिखते हैं। तो अब किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? बच्चे समझदार हैं। यहां पे देखिए, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा था। राइट साइड पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दान कर रहा है। सुनील भैया इलेक्ट्रॉन्स को दान कर रहा है, इसी का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ये यहां पे देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये बनाया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? एमजी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। राइट साइड पे किसकी इंफॉर्मेशन आएगी? एजी की इंफॉर्मेशन आएगी। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्मेट में होगा, इसकी इलेक्ट्रोलाइट जो हमने ली है वो यहां पर क्या होगी? Mg2+। कौन सी स्टेट में है? पानी के अंदर डिसॉल्व है तो एक्वस। कंसंट्रेशन है 0.130 मोलर। सॉल्ट ब्रिज। कैथोड इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा है? Ag1+ है।
पानी में डिसॉल्व होगा, एक्वस लगा दिया, 0.0001 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन है। उसके बाद कैथोड हमारे पास है Ag सॉलिड। इस तरीके से लिखना होता है, इस तरीके से लिखना होता है। दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे। यही तो तरीका है सुनील भैया। यस, यही तरीका है सुनील भैया। यस, यही तरीका है सुनील भैया। यही तो तरीका है सुनील भैया। अरे यार भाई, यही तो तरीका है सुनील भैया। 110% यही तरीका है। चलिए, डन है भाई। तो एनोड, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन, यहां पे लिखेंगे रिडक्शन। अब देखिए, ये यहां पे ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज हुआ होगा और ये यहां पे रिड्यूस हुआ होगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे और ये राइट हैंड साइड पे। तो यहां पर मैग्नीशियम सॉलिड, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोलाइट Mg2+ आयंस वाली इलेक्ट्रोलाइट यूज की होगी, ठीक है ना। और एक्वस फॉर्मेट यानी कि पानी में डिसॉल्व होगा, उसकी कंसंट्रेशन। उसके बाद Ag1+ पानी में डिसॉल्व था, इसकी कंसंट्रेशन। साथ ही साथ कैथोड पे था हमारे पास Ag। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 2। दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है अगर E0 सेल की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम इतने समझदार व्यक्ति हैं कि यहां पर हमको दिख रहा है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर E0 सेल नहीं होगा, यहां पे ई सेल होगा और उसकी वैल्यू नर्स इक्वेशन से निकलेगी। हम बहुत समझदार है भैया। अगर यहां पे 1 मोलर होता तो नर्स इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पर 1 मोलर नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो ई सेल कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। तो राजा बेटा नर्स इक्वेशन को लगा देते हैं हम लोग। आइए फटाफट से नर्स इक्वेशन को लगाते हैं। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आइए लगाते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059, 1 भी आता है, एनसीईआरटी बोलती है -0.059 तक रखो, डिवाइडेड बाय n, ये होता है log Q। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भैया E0 सेल दे रखा है 3.17, ये लगा दीजिए 3.17 माइनस 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं ये देखिए, Mg से Mg2+ पे आने पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं और एक Ag1+ ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तो 2 Ag1+ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लगा दिए 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ मेरे राजा बेटा मल्टीप्लाइड बाय, अगर 2 प्रोडक्ट है तो इनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी, ये प्रोडक्ट, तो सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Ag की कंसंट्रेशन। अब Ag के आगे लिखा हुआ है 2, तो लगा दीजिए ऊपर 2, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो लगाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ Mg मल्टीप्लाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Ag1+, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, यहां पे 2 है आगे, तो राजा बेटा यहां पर आ जाएगा 2। अरे वाह सुनील भैया, कितना मजा आ रहा है हमको। अगर आपको याद हो तो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी कंसंट्रेशन मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यूनिटी कंसंट्रेशन। इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशंस हम 1 के बराबर लेते हैं। सुनील भैया हमें याद है। अरे अगर आपके पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होगा तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी यानी 1 मानी जाएगी। तो राजा और राजा इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, हटा दो। ये किताब में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, ये 11th क्लास में था। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। अब आगे चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है Mg2+ की 0.130, तो ये हो जाएगा 0.130 डिवाइडेड बाय Ag1+ की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, 0.0001 का स्क्वायर। अरे बाप रे,
इसको अलग से सॉल्व करते हैं, आ जाओ इसको अलग से सॉल्व करते हैं सुनील भैया, इसको अलग से सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां पे अलग से सॉल्व करते हैं इसको। तो 0.130 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0.000, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8, डन है। 0.0001 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8, डन है, ये हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसका पॉइंट उड़ाता हूं तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 3 और इसका पॉइंट उड़ाता हूं तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 8 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, डेसिमल उड़ा दिया। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 5, ये हो जाएगा 130 इंटू 10 की पावर 5, ये वाली वैल्यू। इसको ऐसे लिख सकता हूं 13 इंटू 10 की पावर 6, फर्दर एक डेसिमल इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। अगर एक डेसिमल लेफ्ट पे ले गए तो 10 की पावर इंक्रीज हो जाएगी। लोकेश प्रतीक रोज ना है, लेफ्ट लेके जाओगे डेसिमल को तो 10 की पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। बेसिक मैथमेटिक्स से बेटा ये। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसका लॉग ले लेते हैं। तो अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो 1.3 इंटू 10 की पावर 7। आप मुझे बताइए अगर दो नंबर्स या मल्टीप्लीकेशन में और आगे लॉग लगाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सुनील भैया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1.3 प्लस log 10 की पावर 7। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलता हूं कि ये 1 है। मैं अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो log 1 होता है ना उसकी वैल्यू मेरे पास होती है 0। तो इसको मैंने मान लिया 0 प्लस ये आगे की तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 7 log 10 बेस 10, ये नीचे 10 होता है बेस में। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाती है, ये वाली वैल्यू मेरे पास आपने पढ़ा है बचपन में, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली मेरे पास ये जो वैल्यू आती है वो आती है 7। समझने में कोई दिक्कत? ये गणित के मास्टरों वाली बातें हैं लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। इसको देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है, 0.130 लिखा, बाय इसका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इसका पॉइंट उड़ाया, इसका पॉइंट उड़ाया तो ऊपर क्या 10 की पावर 8, नीचे आया 10 की पावर 3, कट गया तो 10 की पावर 5 बच गया। ये 130 इंटू 10 की पावर 5 था, अब ये भी इधर ले लिया तो 13 इंटू 10 की पावर 6 था, एक डेसिमल इधर ले गए तो हो गया 1.3 इंटू 10 की पावर 7। इस चीज का लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों एडिशन में आ जाएंगे जी। इसको लगभग log 1 मान लिया तो log 1 कितना होता है 0 होता है और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, इसको लिख दीजिए यहां पे। अरे भाई इधर आ जाओ, 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 log सुनील भाई 7। अच्छा ये तो सॉल्व हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाय 7, ये तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई ना जी। अब इसको इससे डिवाइड कर लेता हूं, एक काम करता हूं 0.059 को 2 से डिवाइड कर लेता हूं तो कितना आंसर आता है जल्दी से देखते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 2 9 18, एक बचा पॉइंट लगा 0 आया, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 0.0295 बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3.17 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा 0.0295 इंटू 7। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है तो मुझे बता दीजिए कि सुनील भाई यहां तक समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हमको नहीं आ रही है। मैं जल्दी से यहां पे साइड हो गया हूं, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है, क्या मैं यहां पे सही से समझा पा रहा हूं आपको, ये बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ रही है सभी को, जल्दी से बताओ। बेसिक मैथमेटिक्स है भाई, क्लियर है, क्लियर है। अब ये 295 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक काम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा 35, 5 कैरी ऑन 3, 7 9 जा 63, 66 6 कैरी ऑन 6, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब ये 4 के बाद पॉइंट था तो 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.2065 हो जाएगा। तो 3.17 माइनस ये हो जाएगा 0.2065। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन इधर मैं करता जा रहा हूं आपके सामने ही, ठीक है।
तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.1700.2065, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर है वैल्यू? क्लियर है वैल्यू? डन है। तो 2.9635, तो ये वैल्यू आएगी 2.9635 वोल्ट। काम खत्म, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। सारा गेम यहां पे कैलकुलेशन का है। मैं कामना करता हूं आपको माइंडसेट दे पा रहा हूं किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। मैं कामना करता हूं कि मैं आप सारे प्यारे भाई बहनों को ये माइंडसेट दे पा रहा हूं। वो मीम्स बनते थे ना, फिजिकल केमिस्ट्री टीचर्स भी लाइक ये कर लेना, ये मीम बनते थे ना पहले, फिजिकल केमिस्ट्री टीचर्स भी लाइक ये कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। बट आपके सुनील भैया आपको हर एक कैलकुलेशन खुद से करके दिखा रहे हैं। अब ये मत बोलना कि फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर कैलकुलेशन करके नहीं दिखाते हैं। मैंने हर चैप्टर में आपको करके दिखाई है, इसमें भी करके दिखा दिया। तो मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड यहां पे दोस्तों दे दिया है। कामना करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सब इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं थी तो हमको लगानी पड़ेगी यहां पे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू। ई नॉट सेल की वैल्यू हमको यहां पे गिवन है 3.17 माइनस 0.059। एन की वैल्यू इस इक्वेशन में कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे तो एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहां पे 2 लॉग। यहां पे क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, यहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगा Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सिल्वर की कंसंट्रेशन यानी Ag का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर ये सॉलिड स्टेट में है मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सिल्वर की Ag1 प्लस की कंसंट्रेशन। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। आपको पता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन यूनिटी मानी जाती है, तो इनको हटा देंगे, डायरेक्टली इनकी कंसंट्रेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये 0.130 था, ये 0.001 था, इसका स्क्वायर था। स्क्वायर को हमने पर्टिकुलरली यहां पर सॉल्व किया है, उसके बाद यहां पे वैल्यूज को पुट किया है। सिंपल मैथमेटिक्स, आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, चलो आ जाओ। अब देखिए यहां तक आ गया तो एक और बार अपना फीडबैक दे दीजिए। आए भैया लिख दीजिए कि हां सुनील भाई यहां तक भी समझ में आ गया है। एक एक कैलकुलेशन देखिए दोस्तों करके दिखा रहा हूं। ये मत बोलना कि भैया ने कैलकुलेशन करना नहीं सिखाई है। भैया ने आपको एक कैलकुलेशन माइंडसेट दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू गो एंड सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं अपने एंड से जो कर सकता हूं, मैं आपको ये एप्टीट्यूड सिखा सकता था, करने का तरीका सिखा सकता था हर क्वेश्चन में, जो कि तरीके मैं आपको दे रहा हूं और कामना करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन के तरीके समझ में आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुनील भैया। अब चलो, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन से। अभी तक हम बात कर रहे थे रिएक्शन कोएफिशिएंट के टर्म्स में, यानी कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्शन कोएफिशिएंट के टर्म्स में बात करते हैं, दैट मींस रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची है। तो फिर हम उससे रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई रिएक्शन को अभी फॉरवर्ड जाना पड़ेगा या बैकवर्ड जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। पर मान लीजिए वो इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो क्या होगा? जब भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सेल की वर्किंग यहां पर स्टॉप हो जाती है, तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। जब आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अगर बराबर हो गई है, कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे ई सेल 0 हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे याद रखना, सेल स्टॉप्स वर्किंग एंड सो ई सेल इज इक्वल्स टू 0। एंड क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की जगह सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। यानी यहां पर जब भी किसी भी रिएक्शन में, क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था, जाके यूट्यूब पे मेरा लेक्चर खोल के देखो, जब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो चुकी है अब। ठीक है ना, यही तो बताता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई कि नहीं आई है। इसकी मदद से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे आ गई तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो नर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये समझिए। हमारे पास होती है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू होता है। तो जब हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई नॉट सेल 0 क्यों नहीं हुआ, अरे थ्योरेटिकल वैल्यू है भाई थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है ना, इसीलिए
0.059, एक्चुअल वैल्यू जीरो होगी ना, थ्योरेटिकल वैल्यू क्यों जीरो होगी, डिवाइडेड बाय n log q की जगह आप लगा देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ लोग इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी के टर्म्स में भी बताते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। केसी का मतलब क्या हो गया, 11th में पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और जैसे आप रिएक्शन कोएफिशिएंट को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे अभी आपने रिएक्शन कोएफिशिएंट को लिखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को लिखना होता है। जैसे अभी आप लिख रहे थे ना, क्यू रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लास्ट क्लास में ही बताया था। उसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को भी लिखना होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखना होता है। तो यहां पर मेरे राजा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग केसी। ये इधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो फर्दर ये हो जाएगा हमारे पास, अरे भाई ये क्यों ब्लॉक हो गई स्क्रीन, ये देखो अलग ही हैंग कर रहा है, देख रहे हो तुम। ये हो जाएगा ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय एन अपॉन में 0.059 इज इक्वल्स टू लॉग केसी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई। ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय एन बाय 0.059 इज इक्वल्स टू लॉग केसी, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम बहुत समझदार बच्चे हैं, हम बहुत समझदार बच्चे हैं, हम बहुत समझदार बच्चे हैं। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.059 इज इक्वल्स टू केसी, सॉरी लॉग केसी। अगर कोई आपको बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? सुनील भाई आपने हमको बताया था कि अगर ये चीज लॉग के इक्वल टू एक्स है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 10 की पावर x। बताया था कि नहीं बताया था? बताइए मेरे दोस्तों, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी कि अगर x इज इक्वल्स टू लॉग k है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि k इज इक्वल्स टू 10 की पावर x। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे लिखना है kc, इसी एक्सप्रेशन के लिए लिखना है तो kc इज इक्वल्स टू 10 की पावर ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय n बाय 0.059, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। तो एक एक्सप्रेशन ये और एक एक्सप्रेशन ये, 1 and 2 बोथ आर इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन सीधा न्यूमेरिकल में डालोगे आंसर आ जाएगा, काम खत्म। आसिम कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अंजलि लव यू। क्या बात है, वाह क्या बात है आसिम, क्या बात है मेरे भाई। एक आसिम सर हमारे यहां पर है, इतने बढ़िया ज्ञानी व्यक्ति, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, एसएसटी पढ़ाते हैं, प्यार मोहब्बत से पढ़ाते हैं, वो प्यार मोहब्बत से पढ़ाते हैं और यहां पर चैट वाले आसिम प्यार मोहब्बत करते हैं। वाह क्या बात है बेटा, मम्मी पापा ने भेजा था पढ़ लो, आसिम भाई तो प्यार मोहब्बत करने लगे। क्या बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चलो बेटा फालतू की बातें छोड़ो और यहां पर पढ़ाई करो, है ना। एक आसिम सर वहां पे प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं, दूसरे आसिम जी यहां पे प्यार मोहब्बत ही कर दे रहे हैं। क्या बात है। और आपको एक बात समझ नहीं आई क्या, अंजलि वो थी ना, कौन सी मूवी में थी, कुछ कुछ होता है, मैं अंजलि को शायद प्यार नहीं मिलता है ना। हाँ तो आसिम भाई पढ़ाई करो, गलत जगह एफर्ट मार रहे हो, ठीक है। हाँ समझ गए, हाँ चलो आ जाओ। तो याद रखिए इक्विलिब्रियम पे आपका सेल जो है वो वर्किंग स्टॉप कर देता है, तो ई सेल की जो वैल्यू है दैट इक्वल्स टू 0। और जब इक्विलिब्रियम की बात हो जाएगी तो रिएक्शन कोएफिशिएंट आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि हम बात करेंगे k के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग
अगर यहां पर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं तो मैं लिख दूंगा Kc। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग Kc हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा ई नॉट सेल, यहां से चला जाएगा मेरे पास ये नीचे 0.059 और एन ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब मुझे एक चीज पता है कि अगर x इज इक्वल्स टू लॉग k होता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि k इज इक्वल्स टू 10 की पावर x। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं कि Kc इज इक्वल्स टू 10 की पावर x। ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x मान लेता हूं, ये log k मान लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स k एंड दिस बिकम्स 10 की पावर x। सिंपल। ये देखो, एक गया तो दूसरा आया, कह रहा है दिव्या तुम हो यहां, नहीं दिव्या पढ़ाई कर रही है, दिव्या नहीं है यहां पे, भाग जाओ, भाग जा बेटा। अब ये एक सिंपल सरल सा सवाल है, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल 2.2 कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है जल्दी से मुझे बता दीजिए, साइड हो जा रहा हूं, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। कैलकुलेशन इस सवाल की थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, तो पूरी कैलकुलेशन आपको यहां पर नहीं निकालनी है, टेंशन आपको नहीं लेनी है। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन का हमें बताना है, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, 10 की पावर ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय एन अपॉन 0.059 इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। 10 रेज टू दी पावर 0.46 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कॉपर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल्स टू Kc। ये 0.46 यानी 6 टू 12 2 कैरी ऑन 4 टू 8 और 9.92 अपॉन 0.059। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.92 अपॉन में 0.059 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 2 और यहां आ जाएगा 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 920 बाय 59 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्दर 10 रेज टू दी पावर 920 बाय 59 इज इक्वल्स टू Kc। आप चाहे तो यहां तक भी सॉल्व करके आ सकते हैं, इतना भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है बात, आप इतना भी करके आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको दे रखा था 0.46 इंटू 2, तो 2 6 12 2 कैरी ऑन 4 टू 8 और ये 9, 0.92 बाय 0.059, 0.92 को हटाया तो ये इसका डेसिमल हटाया तो 10 की पावर 2, यहां पे हटाया तो 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 920 बाय 59, 920 बाय 59। इतना भी अगर आप करके आओगे तो आंसर सही है, क्योंकि फर्दर कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट है, या तो फिर वो आगे आपको फर्दर एंटीलॉग वगैरह की वैल्यूज वगैरह दे दे, बट मैं तो कहूंगा आप इतने तक ही करके आओ, काफी है। ठीक है, चलो ऑलराइट, चलो एक बार लिख दो भैया आए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपके दिमाग में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भाई सवालों को सॉल्व कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको यहां पर सिखाई है कि भैया अगर आपके पास सवाल आ जाएंगे तो आपको सॉल्व कैसे करने हैं, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इन सवालों को सॉल्व कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ेंगे हम यहां पर हर एक चीज को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। क्लियर है भाई, दिल खुश हो गया, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, मजा आना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के बारे में। बहुत डिटेल और डेप्थ में बात करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। स्कैटर्ड कंटेंट नहीं दूंगा, बिल्कुल जैसा हमेशा देता हूं ऑर्गेनाइज कंटेंट वैसा दूंगा। अब इस सवाल के बारे में सोचिए, यहां पर मैं यह बोलता हूं कि एक सर्किट में मैंने एक मेटल को लगा दिया है, एक सर्किट के अंदर मैंने यहां पर एक मेटल को लगा दिया है ना। अब मेरा आपसे सवाल यह है, इन द बिलो एग्जांपल द फ्लो ऑफ करंट is due to the movement of free electrons. It is an example of movement of free electrons. It is an example of metallic conductor. यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर जब हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो मेटल में जो
फ्लो ऑफ करंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो करंट का फ्लो है, मतलब ये सर्किट अगर कंप्लीट होता है तो बल्ब जलेगा, यानी कि ऑब्वियसली मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है। तो मेटल में यहां पर फ्लो ऑफ करंट क्यों हो रहा है, आप समझ रहे हो? यहां पर एक सर्किट के अंदर मैंने मेटल लगा दिया, तो मैंने बोला कि यहां पे करंट फ्लो करता है, बल्ब मेरा जलता है फॉर एग्जांपल। तो मैं बोल रहा हूं मेटल में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ट्रू और फॉल्स? हां, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, यस दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ये तो अच्छी बात है कि अगर इस सर्किट में हमने मेटल लगा दिया तो इस मेटल के अंदर क्यों फ्लो होता है, जस्ट बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छी बात है, ठीक। दूसरा, इस एग्जांपल में मैं कहता हूं फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है ना, यानी इस पर्टिकुलर जगह पे इधर इस पर्टिकुलर जगह पे मैं फोकस्ड हूं। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा दूं तो उस केस में भी बल्ब जलता है, यानी इस पर्टिकुलर केस में मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने मेटल लगाया तब भी मेरा बल्ब जल रहा है, और यहां पे मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लगाया, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करा दिया या मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया, है ना, तो इस केस में भी करंट फ्लो करता है। तो क्या यहां पर आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सुनील भाई, हमको यहां पर दो तरीके के कंडक्टर समझ में आ रहे हैं, एक मेटल्स, यानी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, और किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। दूसरा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, किसकी वजह से बताइए? ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। यानी दो तरीके के कंडक्टर्स मेरे दिमाग में यहां पर आ रहे हैं सुनील भाई, एक वो जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, दूसरे वो जो कि मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। वाह, ये मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर आ गई सुनील भैया, ठीक है। चलो, ये होता है ना कि भैया अनायन एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है, फिर ये कटायन यहां जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना हुआ है, जस्ट बिकॉज आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे जा रहे हैं, इसी की वजह से करंट फ्लो करता है। ये तो आपको पता है जी। तो फिर यहां पर हम एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि दो प्रकार के कंडक्टर हमें सुनील भैया ने पढ़ाए। पहला कंडक्टर जो सुनील भैया बात कर रहे हैं वो बेसिकली है मेटेलिक कंडक्टर, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, या हमने 8th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था ये दोनों प्रकार के कंडक्टर्स, या 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर, या 12th क्लास की फिजिक्स में जो पहले 3 चैप्टर आते हैं उसमें तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में। एक और आते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब कैसे और क्यों, आइए समझते हैं। तो यहां पे करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जिनको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो आसानी से इधर उधर बह जाते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्यों करंट फ्लो करता है राजा बेटा? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं कैट आयन और नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एन आयन। अरे वाह सुनील भैया, मजा आ गया, बड़ी ही सरल सी बात आपने हमें बताई, हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, अगर किसी को यहां पे दिक्कत हो रही है तो मैं पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि रीजन बीइंग क्या है, ये वाला स्टूडियो अपना दूसरा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इधर लिखा हुआ है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव आयंस, यानी कटायंस आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कभी कि मान लीजिए जब आपके मेटेलिक कंडक्टर्स, यानी कि जो कि फॉर एग्जांपल जिनमें करंट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव कर रहा है, क्या उनमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन होता है कभी? यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ये मेटल कंडक्टर रखा सर्किट में, थोड़ी देर के बाद मेटल कंडक्टर डिकम्पोज होने लग गया, उससे कोई और चीज बनने लग गई, क्या ऐसा होता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है नहीं सुनील भैया, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। लेकिन यहां पर
इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। अरे इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है यहां पे, जैसे कि यहां पर हो रही है। यहां पर क्लोराइड के अनायंस इधर जाएंगे और क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे। सोडियम के कैटायंस यहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल का निर्माण करेंगे। यानी कि केमिकल चेंजेस यहां पर होते हैं। बहुत बढ़िया। अब रेजिस्टेंस, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। रेजिस्टेंस मतलब कि एक तरीके से अवरोध, एक रुकाव। अगर मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहते हैं तो एकदम आसानी से तो नहीं जा सकते। जैसे मान लो एक रास्ता है और उस रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक है और मैं इलेक्ट्रॉन हूं, यानी कि मेरी गाड़ी है। अब मुझे गाड़ी चलानी है एक रोड के ऊपर और बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ब्रेक मारे, लोग आ गए सामने, फिर वापस मुड़ गए, क्या मतलब है कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं और बार बार कोई ना कोई इंसान आ रहा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है मेरे पाथ में। रोड पे लोग है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन है मेरे पाथ पे, है ना। तो अब देखिए कुछ लोग रोड की जगह फुटपाथ पे चला देते हैं गाड़ी, है ना। चलाना नहीं चाहिए, है ना। उनको लगता है रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है तो सीधा फुटपाथ पे ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब समझ गए होंगे, है ना। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या, रीजन क्या है, बताइए क्या रीजन होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं ना, तो ये जैसे मान लीजिए मेटल है, ये मान लीजिए मेटल है, तो मेटल में आपको क्या लगता है अवरोध का कारण क्या होगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस कौन सी नई बीमारी आ गई यहां पे, अरे मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, इसको एक टेक्निकल नाम दिया हमने, कर्नल नाम दिया, मेटल कर्नल्स। अब ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा। अब ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऐसे सीधे नहीं जा सकता ना, इसके पाथ को ऐसे ब्लॉक कर दिया तो ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, ऐसे जाएगा, यूं। तो ये हमारे पास क्या है, इसको बोलेंगे मेटल कर्नल। क्या बोलेंगे, मेटल कर्नल। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को रोकने वाले कौन है, ये मेटल कर्नल्स। अब ये मेटल कर्नल एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूं। मेटल कर्नल किसको बोलते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं सोडियम मेटल को लिखता हूं, तो सोडियम मेटल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सोडियम मेटल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 8 और 1। ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मेरे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। प्लस न्यूक्लियस जो है इस एटम का, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, ये मेरा कर्नल बनाता है। एक काम करता हूं, इसका एक फोटो बना के दिखा देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर्नल किसको बोल रहा हूं, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ये पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। ये भी आप डिटेल में समझ लीजिए ताकि जिंदगी भर आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 1। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये इतना रीजन, ये वाला जो रीजन है, सिर्फ इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे फ्री या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा समझने की कोशिश करो, फ्री या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इतना रीजन है मेरे पास, इसको मैं बोलूंगा मेटल कर्नल। समझ में आ गई क्या मेरी बात, मेटल कर्नल, इतना पार्ट समझ में आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है मेरे पास, देखो बेटा एकदम डिटेल में बता रहा हूं, तो ये वाला पार्ट बीच में क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट बीच में कहलाता है न्यूक्लियस। जी सुनील भैया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, ये K, L और M। तो ये न्यूक्लियस और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं मेटल का कर्नल।
और ये एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको अलग मानूं तो ये एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स यानी 11 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और यहां पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने माना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम मानते हैं कि इसके जो पाथ में रुकावट पैदा करता है वो ये पार्ट पैदा करता है, यानी कि ये वाले जो पार्ट्स हैं मेटल कर्नल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों माने गए? क्योंकि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे और इस रीजन में जिसको हम कर्नल बोल रहे हैं इसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसीडर करे हैं, यानी इतने तक कंसीडर किए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को मेटल कर्नल को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही है हमारा, ये कंसीडर नहीं किया हमने, यही तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके पाथ में जो रेजिस्टेंस यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं वो मेटल के कर्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? ये जो मेटल के कर्नल्स हैं हमारे, इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से अवरोध पैदा होता है। अब मजे की बात यह है कि ये कर्नल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है इनसे जाके भिड़ जाते हैं। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में दिक्कत आएगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं रेजिस्टेंस के लिए? रीजन क्या है रेजिस्टेंस का? आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो रीजन है रेजिस्टेंस का वो है साइज ऑफ आयन। जितना ज्यादा लार्जर द साइज, आयन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, लार्जर द साइज ऑफ आयन, मूवमेंट विल बी स्लोअर। वो मूवमेंट जो हो जाएगा वो उसका कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर तुम्हारे पास एक यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन्स हैं, आयन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका मूवमेंट उतना स्लो होता है। दूसरा, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। इसका क्या मतलब है? विस्कोसिटी का मतलब यह है कि कोई चीज कितना आसानी से बह सकती है। अगर मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को मैंने पानी में डाल दिया और दूसरा मैंने यहां पर शहद ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो दोनों में से विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होगी? अगर मैं एक सरफेस से पानी को यानी नमक वाले पानी को डोलूं और एक उसी सरफेस से फिर शहद को डोलूं, कौन ज्यादा जल्दी डुलेगा? ऑब्वियसली नमक वाला पानी। शहद इतनी आसानी से नहीं डुल पाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, याद रखना, अगर यहां पर विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो यहां पर फ्लो ऑफ आयंस जो हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। और अगर फ्लो ऑफ आयंस स्लो हो जाएगा तो एक तरीके से करंट भी स्लो हो गया। ठीक है भाई, चलो। तो यहां पर अवरोध के क्या कारण है? अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं तो अगर साइज ऑफ आयंस बड़ा होगा तो मूवमेंट स्लो होगा। अगर विस्कोसिटी यानी कि फ्रिक्शन बिटवीन द ये जो भी फ्लूइड यहां पे जो भी अपन ने लिक्विड यहां पर लिया है, इसका जब मूवमेंट होता है यानी कि जब ये बहता है तो इसकी लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। आप सरल भाषा में इतना समझो कि अगर मैं शहद को बहाने की कोशिश करूं तो आसानी से नहीं बहता, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, और अगर नमक के पानी को बहाने की कोशिश करूं तो आसानी से बह जाता है क्योंकि विस्कोसिटी कम है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी यानी कि कम बहना चाहता है तो फ्लो ऑफ आयंस भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। उसके बाद आयंस के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगी उतना उनका फ्लो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि भैया ये Cl1 माइनस जा रहा होता है Na1+ बोले अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, उसकी वजह से इसका मूवमेंट रुके। ये तो जाना चाहता है, ये बोल रहा है अरे रुक 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 रुक, तो यानी कि इन आयंस के बीच का अट्रैक्शन। उसके बाद सॉल्वेशन, यानी कि आयन को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। सॉल्वेशन का मतलब जैसे क्या हो गया, ये मान लीजिए Na1+ है, Na1+ है, तो पानी ने चारों तरफ से इसको घेर लिया है। ये पानी है, पानी भी हमारे पास चार्ज होता है, पानी पे 2 पोल्स होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ऑक्सीजन वाली जो साइड है उसने इसको चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। अब ये भारी हो जाएगा तो नहीं मूव कर पाएगा।
तो यहां पर रेजिस्टेंस अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में बात करें तो ये 4 से 5 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला साइज ऑफ आयंस, यानी यहां पे अगर कैटायंस आयंस का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा मूवमेंट उतना ज्यादा आपके पास स्लोअर होगा। दूसरा, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही, अगर इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसका जो फ्लो ऑफ आयंस है उतना कम होगा। अगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा है तो भी यहां पर जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। और सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, यानी कि आयंस के ऊपर चारों तरफ से पानी ने उनको घेर लिया है, यानी कि सॉल्वेशन हो गया है, हाइड्रेशन हो गया है, तो यहां पर आयंस मोटे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, तो फिर मूव करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है। अच्छा सुनील भैया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है। यस, तो टेम्परेचर का गेम है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। तो याद रखिए, मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है। कैसे, मैं बताता हूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुनील भाई, मेटालिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस किसकी वजह से, मुझे बताइए। ये जो मेटल के कर्नल्स है ना, इनकी वजह से। अब मान लो एक मेटालिक कंडक्टर है, मैं इसको गर्म करता हूं, तो ये जो मेटल के कर्नल है ये अपनी जगह पे और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। पहले मान लो इतना वाइब्रेट कर रहा था और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा था, अब ये इतना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और रोकेंगे और ज्यादा कोलिजन्स होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मेटालिक कंडक्टर का, तो जो मेटल आयंस यानी कर्नल्स है वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो इनके ज्यादा कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसका मतलब मोर अपोजिशन टू फ्लो, यानी कि मोर रेजिस्टेंस। यानी मान लो मैं जिस रोड पे जा रहा हूं, तो जो लोग थे पहले इनिशियली वो खड़े थे, थोड़ा मोड़ा ऐसे बाइक को हिला रहे थे। अब ऐसा हो गया है कि उस रोड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो बाइक वाले लोग जो मेरे आगे खड़े हुए हैं और मेरे को जाना, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ये बाइक को ऐसे 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 चला रहे, तो मैं कैसे आगे निकलूंगा। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेटल के जो आयंस यानी जो कर्नल से ये और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा इनसे भिड़ेंगे, तो और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की हम बात करें, है ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी सॉल्यूशन की घटती है। विस्कोसिटी मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग इस संसार में, जैसे हम छोटे शहर से है ना, तो वहां पर हमें पता लगा कि वैक्स के लिए जो क्रीम आती है, लोग क्रीम नहीं यूज करते, वो लोग क्या करते हैं, शहद को गर्म करते हैं। अब आप समझिए, शहद जब ठंडा है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी कि वो आसानी से फैलेगा नहीं। लेकिन इसी शहद को अगर मैं बहुत ज्यादा गर्म कर दूं तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, आसानी से हम इसको चमड़ी पे लगा सकते हैं, उसके बाद फिर वो बालों को उतारा जाता है, वैक्सिंग की जाती है, जो आपको पता है आजकल एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घट जाएगी, तो अब आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं, तो लेस ऑपोजिशन टू फ्लो, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का केस है कि यहां पे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी घटेगी, यानी आयंस और आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से मूव करेंगे तो यानी कि यहां पे रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर है बात? चलो डन है भाई, डन है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, दिमाग में घुसने चाहिए, तभी गेम सेट होने वाला है। अगली क्लास में, अगली 2 क्लासेस में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलिसिस भी आएगा, है ना। जो क्लास 10th में आपने, आईसीएसई वालों ने तो मेरे से पूरा पढ़ा हुआ है, जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने बहुत कम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, पर अब आप डिटेल में पढ़ोगे सीबीएसई वाले। गाइस थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, सॉरी, वो डांस क्लास थी ना, मैं भूल गया था, वो गाना चलाना भूल गया मैं। यहाँ पे अभी गाना चलाता हूं मैं, वो गाना चलाओ भाई गाना गाना गाना, नहीं सही में गाना चला दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, चला दो। हाँ वो चलाना, वो क्या बोलते हैं, अजी हाँ सा हमारी रुणक जुणक पायल भाजे सा। वो गलती से क्या, वो क्लास में आ गए थे ना, वो कह रहे डांस की क्लास में आए थे, गलती से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा दिया आपने। वो चला रहे अभी चलाएंगे। अजी हाँ सा मारी रुणक जुणक पा, यही तो आए थे, तुम पढ़ने थोड़ी आए थे, हम ये सब सीखने थोड़ी आए थे हम, हैं ये इतना डिटेल में कंसेप्ट पढ़ने थोड़ी आए थे, सुनील भैया का डांस देखने आए थे। आवाज इसीलिए तो आए क्लास के अंदर कि सुनील भैया, अरे भाई ये भी सिखा दूंगा डांस भी तुमको, हिप हॉप और बी बॉइंग मैं सिखा दूंगा, दोनों मेरे को आता है।
सही समय पे। अभी पहले ये तो कर लो यार, आवार सुनील भैया बोरिंग हो रही हो तो आप, मैं कहीं नाचने लगू आवार हटी ने, मैं नाचने लगू यहां पे? बिल्कुल इतना इधर सीरियस टॉपिक चल रहा है भैया, यार बोरिंग हो रहा। अरे तो सीरियस टॉपिक है तो मैं क्या करूं? चलो आओ इसको समझते, आओ समझते। रेजिस्टेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको पढ़ना चाहिए, पर ये जो चैटिंग है, जो प्रेम और मोहब्बत है, ये एक अपोजिशन है तुम्हारे पढ़ने का। समझ रहे हो क्या? तुमको पढ़ाई करनी है, तुमको पढ़ाई करनी है, तुमको पढ़ाई करनी है, पर ये चैटिंग तुमको रोक लेती है। तो ये जो रोक रहा है ना तुमको पढ़ने से, इसी को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। आ जाओ अब ये साइंस की भाषा में समझो बेटा। देखो बेटा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर, रिच रिच वाला आर। तो रेजिस्टेंस हिंदी में कहते हैं इसको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कह रहे सर प्यार में रुकावट। वाह वाह मेरे राजा वाह, इनको अलग प्यार मोहब्बत हो रही है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं तार में इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट, ये कह रहा प्यार में रुकावट। काश ये ऑफलाइन की क्लास होती, मैं तेरी शक्ल देखना चाहता मेरे राजा, कसम से। नाउ आई एम योर फैन। मैं बोल रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है मेटेलिक कंडक्टर में, उसके फ्लो में रुकावट, ये नोटी बालक कह रहा प्यार में रुकावट। वाह, आ जाओ फोकस करते दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ो ये बातें, डिस्ट्रैक्ट कर रही है बातें, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बी लाइक एन इलेक्ट्रॉन, उसको पता है कि मेरे को इधर से उधर जाना है तार में, तो वो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ गए? हाँ, तो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। अभी मेटेलिक कंडक्टर्स के टर्म्स में बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के टर्म्स में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। अब जो जनरल डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, उसका क्या मतलब है? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस की क्या है? रेजिस्टेंस को लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल इतना मतलब है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटीरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो सुनील भैया यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आयंस के फ्लो में भी तो रेस्ट्रिक्शन आ सकता है ना। देखो हमने दो प्रकार के यहां पर कंडक्टर्स पढ़े, एक मेटेलिक कंडक्टर्स जिसके अंदर करंट फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जिसके अंदर करंट फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ आयंस। तो अगर आयंस के मूवमेंट में कोई अवरोध आए या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में कोई अवरोध आए, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस ओवरऑल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो भी चीज ऑपोजिशन क्रिएट करती है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उस अवरोध को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है ना, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है? ओम। ये आपने बचपन में पढ़ा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल ये बचपन में आपने पढ़ा है कि मान लीजिए आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, है ना। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये मेटेलिक कंडक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज अ मेटेलिक कंडक्टर। अभी मेटेलिक कंडक्टर का केस लेंगे सबसे पहला, ताकि आपको एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे आएंगे। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कितनी लेंथ ट्रेवल करनी है, और यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर कितना है, यानी कि ये इस पे डिपेंड करता है। क्लास 9th एंड 10th में आपने पढ़ा है, 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल, यानी कि resistance is directly proportional to the length of a particular conductor and resistance is inversely proportional to the area। अब देखिए जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कोलिजन झेलने पड़ेंगे, उतना ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस।
क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होता है। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनको कंबाइंड तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस फर्दर इक्वेशन में अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्लास 11th 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एज रो। जाके रो, ये होता है रो। अब ये रो बेसिकली हमारे पास क्या है, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन आईयूपीएससी ज्यादा जो प्रमोट करता है जिस शब्द को, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो शब्द हमारे पास है रेजिस्टिविटी। तो आप इसको, एक तो ये बोर्ड इतना हैंग हो रहा है ना भाई, क्या बोलूं मैं, इसको कहते हैं जीवन की दिक्कतें। इतना मस्त हैंग हो रहा है, इसको मजा आ रहा है हैंग होने में। हैंगिंग गार्डन बनाएगा यहां पे ये। तो ये जो है रो, तू जाके रो, हाँ ये वो वाला रो नहीं है, हाँ तो रो ये ग्रीक लेटर है रो, इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आईयूपीएससी ज्यादा रिकमेंड करता है कि आप रेजिस्टिविटी टर्म को यूज करें। बहुत बढ़िया, हम तो बहुत अच्छे बच्चे, हम तो बहुत समझदार बच्चे हैं। अब देखिए रो की यूनिट निकालते हैं, तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा R इंटू ए बटे में L। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है फॉर एग्जाम्पल, इधर लिख देते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम टाइम्स एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर बाय लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ये ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम टाइम्स मीटर। मल्टीप्लीकेशन को इस रेज्ड डॉट से हम दिखा देते हैं, इसको इंटरपंक्ट कहते हैं केमिस्ट्री में। इस मल्टीप्लीकेशन को मैंने रेज्ड डॉट से दिखाया। अब ये मत बोलना मीटर क्यों आया, ये मीटर स्क्वायर था, मीटर था, ऊपर जाएगा तो मीटर बचेगा, तो ये हो जाएगा ओम टाइम्स मीटर, ऐसे, ठीक है। सो दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। छोटी सी बात समझ में आई। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी सब्सटेंस में अगर जो भी ऑपोजिशन होगा, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि कोई भी मटेरियल अगर करंट के फ्लो में कोई भी अवरोध पैदा करता है, कोई भी रुकावट लेके आता है, तो उस पर्टिकुलर रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मेटेलिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। दोनों को डायरेक्टली लिख दिया साथ में, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए हो गया। अगर ये हटेगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज हमारे पास हो जाएगा रो, यानी कि जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो की यूनिट अगर निकालेंगे तो आर इंटू ए बाय एल हो जाएगा, तो आर हमारे पास ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी ओम इंटू मीटर, हमारे पास यूनिट हो जाएगी। आर्यन भैया जी कह रहे हैं ये नहीं समझ में आया, तो कक्षा 10वीं में क्या कर रहा था तू, मुझे एक बात बता मेरे भाई। अभी फिजिक्स की क्लास में क्या कर रहे थे भैया, ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है। एक भाई कह रहा सर ये नहीं समझ में आया। देख कक्षा 10वीं में क्या कर रहा था तू, प्यार मोहब्बत, चैटिंग, बातें, इश्क, कक्षा 10वीं की बात है ये। चैप्टर 12वां इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं पढ़ाया नया, कक्षा 10वीं। अभी पढ़ाऊंगा कक्षा 12वीं, ये देख बेटा अब आएगा मजा। ये तो मस्ती चल रही थी कक्षा 10वीं वाली, अब आएगा मजा बेटा, अब आएगा मजा। देख बेटा अब आएगा मजा तेरे को, ध्यान से देख। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के टर्म्स में हम समझाएं तो हम कैसे समझाएंगे, है ना। हां, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, अब आएगा मजा बेटा। अब नहीं समझ में आया तो बताना। देख ये वाली बात तो नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये तो मैंने 3 बार बोल दी और ये तूने 10वीं में पढ़ी, 12वीं में पढ़ी है, ये बात है नहीं। अब अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हमको समझनी हो तो क्या होगा, तो समझो। मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक इलेक्ट्रोड ये है मेरे पास, ये रहा, ये एक इलेक्ट्रोड है मेरे पास, और ये मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है। ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक इलेक्ट्रोड मेरे पास ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। तो मैं यहां पे ये जो फैक्टर्स हैं इनको कैसे डिफाइन करूंगा
कि सुनील भैया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये किस पे डिफाइन करूंगा? ये किस पे डिफाइन होगा समझना। यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज द एल, और ये जिसको तुमने यहां पे मार्क किया हुआ है दिस इज बेसिकली ए। समझ में आया? तो जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं ये एरिया है उनका, दिस इज द एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और ये जो एल है दैट इज, ये क्या है? एल क्या है बेटा? ये एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। सुनील भैया दोनों केसेस में जरूरी इलेक्ट्रोड्स का एरिया बराबर हो? देखिए मेजॉरिटी केसेस में इलेक्ट्रोड्स का दोनों का एरिया बराबर होगा। किसी एक केस में होता है कि ये 10 है और मान लीजिए 5 है, तो फिर आप एरिया की वैल्यू को 5 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। अब यहां पे लेंथ क्या होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में? अगर कोई आपसे पूछता है, देखिए मेटालिक कंडक्टर में लेंथ का मतलब है कि लंबाई मेटालिक कंडक्टर की, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा लेंथ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। समझ में आया? इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा एल, और ए क्या हो जाएगा? इस इलेक्ट्रोड्स के एरिया। अच्छा, तो ये ऐसे हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। फिर यहां पर भी ये हटेगा तो यहां पर आएगा एल बाय ए, तो ये रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बटे में एल। डन है। अब यहां पर अगर रजिस्टिविटी कोई आपको डिफाइन करने के लिए बोलता है, आप चाहें तो रजिस्टिविटी को यहां पर भी डिफाइन कर सकते थे और चाहें तो आप यहां पर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं आपको पता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो एरिया है दोनों का वो बेसिकली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 1 सेंटीमीटर है। इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पर सुनील भाई आप बात अभी तक समझे नहीं। यहां पे जो रेजिस्टेंस निकालनी है वो इसके बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है। अरे हां भैया, यहां पर रेजिस्टेंस निकालना किसका है? इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस निकालना है ना। किसका रेजिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका रेजिस्टेंस निकालने की बात होगी ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, अगर यही तो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भाई, इलेक्ट्रोलाइट ही तो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अरे भाई, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला है उसी में तो आयंस फ्लो करते हैं, उसी में ही तो रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। क्या बात है सुनील भैया। तो यानी कि इसके अंदर, यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? कि यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखिए जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना आयंस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा अवरोध हो जाएगा। उसके बाद जितना यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया उनका ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप मेरी बात समझे? ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कि ये कितनी दूर है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड्स दूर होगी उतना ज्यादा आयंस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली कम हो जाएगा। तो अब यहां पर हमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को निकालने का एक आइडिएशन समझ में आ गया कि ये इसके पीछे की आइडिएशन है। अब यहां से अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करता हूं तो मैं क्या मानता हूं कि इसका ये जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो गया। पर यहां पर कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा बताइए, दिमाग लगाइए, इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इसकी लेंथ ये है L और एरिया जो है यहां पे वो है A, तो यहां पे कितना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि यहां पे कितना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफ
एरिया इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। कितना होगा बताओ? ऑब्वियसली सुनील भैया यहां पे जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर इसको हम बोलेंगे 1 मिलीलीटर। इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर कितना वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइट का? ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मिलीलीटर हो जाएगा जी। तो ऐसे हम लोग अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मैं यहां पे जानबूझ के रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। आप चाहें तो यहां पर भी कर सकते थे। आप इसी रिलेशनशिप में अगर आप डालेंगे कि भैया लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बेसिकली 1 मीटर स्क्वायर है, तो आप यहां पे भी कर सकते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा मेन फोकस ये नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, ठीक है। अच्छा, एक और बढ़िया, मोस्ट ऑफन इन केमिस्ट्री, यहां पर जब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो हम ज्यादा ओम मीटर की जगह हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे? ओम इंटू सेंटीमीटर को करेंगे मोस्ट ऑफन। ज्यादातर हम इसी के अंदर चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफन इसमें चर्चा हो रही होगी। तो ये छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, तो मैं मानता हूं कि यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स है जिनका एरिया जो है वो बेसिकली ए है, इनके बीच की डिस्टेंस एल है। तो अब यहां पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं यहां पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना आएगा इसके बीच में बताइए सर? वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहां पे? दैट इज इक्वल्स टू एरिया टाइम्स लेंथ, है ना। इफ a is equals to 1 centimeter square and L is equals to 1 centimeter, volume is equals to 1 centimeter cube और 1 मिलीलीटर। अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास यहां पर कितना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मिलीलीटर होगा। तो अब हम यहां पे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने की स्टेट में आ गए हैं और हम यहां पर बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो रो क्या हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस, यानी यहां पे जितने भी आयंस होंगे उनको जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कब? जब यहां पर 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? यह बात समझने में किसको दिक्कत है? आप देखिए, अगर मैंने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, इस लेंथ को 1 सेंटीमीटर लिया, यानी कि एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट घुस सकता है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर कितना घुस सकता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर यहां पे इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो जब इनकी वैल्यू 1 डाली है तो रो इज इक्वल्स टू आर हो गया, यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज नथिंग बट ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ ऑल आयंस, यानी यहां पे जितने भी आयंस है उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। कब? जब हमारे पास यहां पर 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हो। और ये 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर तब होगा जब एरिया यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। मेरी बात समझ में आई? यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों 1 सेंटीमीटर दूर है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट घुस सकता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर घुस सकता है। अब यहां पर जितने भी आयंस को जो भी ऑब्स्ट्रक्शन फेस हो रहा है, वो जो रेजिस्टेंस है वो आपके रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, मैंने यहां पे वैल्यू को 1 पुट किया तो ये इसके बराबर हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन एरिया 1 है, लेंथ 1 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर हो गया। यानी कि इतने सोल्यूशन को जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो ये होगा। इसका एडवांटेज क्या है? कल को आपको कोई बोलता है कि एक बात बताओ, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितना ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो
तो आपको यह पता है कि 1 मिलीलीटर में इतना ऑब्स्ट्रक्शन है, 1 मिलीलीटर में इतना ऑब्स्ट्रक्शन है, तो 200 मिलीलीटर में यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे, ऐसे निकलता है। ठीक है, चलो ऑल राइट। रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आई भैया लगा दीजिए फटाफट से, जल्दी से एक बार आई भैया लगा दीजिए, जल्दी एक बार आई भैया लगा देंगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट से आई भैया लगा देंगे जल्दी से, जल्दी से एक बार आई भैया इनटू द कमेंट सेक्शन की सुनील भाई ये वाली बात हमको समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ये वाली बात हमको समझ में आ गई, ये वाली बात हमको समझ में आ गई, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आई भैया लगा दो, फटाफट से आई भैया लगा दो, फटाफट से आई भैया लगा दो, है ना। चलो बस अब ये और पढ़ा देता हूं, फिर अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना। कुछ बच्चे दुखी हो रहे हैं, अगली क्लास में आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा ताकि थोड़े से ज्यादा टॉपिक में कवर कर पाऊं, ठीक है, इसके लिए। आइए अब एक दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को पार्ले जी के जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पार्ले जी का जो जी होता है ना, वो जी से जीनियस नहीं है, वो जी से क्या है? कंडक्टेंस है। समझ गए जी। अब यहां पर अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में हम क्या समझते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मटेरियल से फ्लो करना चाहता है तो उसको जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है दैट इज रेजिस्टेंस। इसका जस्ट उल्टा कर दो, इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर और अ मटेरियल। जस्ट उल्टी डेफिनेशन, यानी कितना आसानी से एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है वो कंडक्टेंस है। जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसको जो जो दिक्कतें आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, रुकावट आती है, वो रेजिस्टेंस है। ठीक, तो हम बोलते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक तरीके से इनवर्स या रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको बोलता हूं G इज इक्वल्स टू 1/R। हमारे टीचर थे विश्वकर्मा सर, वो ना हर चीज के आगे पता नहीं क्यों जी लगा देते थे ऐसे। तुम क्यों जा रहे हो जी, तुम खाना खा रहे हो जी, तुम इधर आओ जी, तुम उधर जाओ जी। तो एक बार मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, ठीक है, मैं मस्ती बहुत करता था क्लास में, पर मजे की बात यह कि मैं मस्ती करने के साथ पढ़ाई भी कर लेता था। मतलब जब पूरा समाज सो रहा होता था तब मैं पढ़ाई करता था रात को, बाकी पूरे दिन मस्ती करो, फुल मस्ती वस्ती कर ली, बढ़िया, रात को पढ़ाई करी, फिर सो जाते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या बन गया, पीछे बैठे थे और क्लास में से प्लेन उड़ाते थे। मतलब जैसे ही वो अपने विश्वकर्मा जी ऐसे यूं मुड़े लिखने के लिए, वो प्लेन आगे सीधा ऐसे बोर्ड पे टिकता था। वो मैं ही उड़ा, वो मैं ही हूं जो पीछे से प्लेन उड़ा के टीचर के बोर्ड पे मारता है, वो आपके सुनील भैया है। ठीक, अभी क्या हुआ ना, विश्वकर्मा जी को गुस्सा आने लग गया। वो विश्वकर्मा जी ऐसे मुड़ते थे और हम नीचे जाते थे, हमने तो किया ही नहीं। विश्वकर्मा जी ने एक दिन प्लेन किया कि आज तो मैं पकड़ूंगा कौन है। विश्वकर्मा जी ने ऐसे हल्की सी एक्टिंग करके ऐसे देख लिया और मैं ऐसे खड़ा होकर प्लेन फेंक रहा था। तो विश्वकर्मा जी भी अटक गया, मैं भी अटक गया, और भाई साहब आवाज ये कहीं हो गया यार। तो मैंने प्लेन को ऐसे धीरे से फेंका, नीचे आया। क्या कर रहे हो तुम जी, हाँ तुम रोज प्लेन उड़ाते हो जी, अब तुम यहां से बाहर जाओ जी, तुम्हारी अटेंडेंस भी नहीं जाएगी जी, नंबर भी गए जी। मैंने कहा इतना जी जी कर रहा था, मेरे मुंह से धीरे से निकला। अब मैं गुस्से में था, मेरी बेइज्जती कर दी लड़के लड़कियों के सामने, तो मैं ऐसे निकला। मैंने कहा ये टीचर पार्ले जी के आगे भी जी लगाता होगा, भैया एक पार्ले जी जी देना। उनने क्या वो सुन लिया, भैया वो घसीटते हुए रजिस्ट्रार के पास ले गए, मतलब घसीटते हुए ले गए। बस मैंने छोटी सी बात कही यूं ही, मैंने कहा ये आदमी पार्ले जी के आगे भी जी लगाता होगा कि भैया पार्ले जी जी देना। मैं ऐसे बोलते में निकल रहा था, ऐसे नीचे उतर देता है, पार्ले जी के आगे भी जी लगाता होगा ये, बस मैं ऐसे ही बोला, ठीक है ना। ये भाई साहब तो पार्ले जी के आगे भी जी लगाते होंगे। उनने सुन ली, घसीटते हुए रजिस्ट्रार के पास ले गए और रजिस्ट्रार को बोल रहे हैं ये क्लास में प्लेन उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, और मैंने कहा सर पर ये इसलिए यहां पे नहीं लेके आए हैं, प्लेन उड़ाने के लिए तो इन्होंने कहा था बाहर चले जाइए, ये यहां पर किसी और बात की वजह से लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला विश्वकर्मा जी बताइए क्यों लेके आए हैं। बोला सर हम हर चीज के आगे जी लगाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्लास में बोल रहा है पार्ले जी के आगे भी जी लगाते होंगे। रजिस्ट्रार को भी पहले हंसी आई। फिर रजिस्ट्रार सर ने डांटा, यू फूल, यू आर द क्लास हेड, द क्लास मॉनिटर, एंड यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, व्हाट द शिट यू आर डूइंग। बहुत डांटा उन्होंने। मैं क्लास हेड था, क्लास मॉनिटर था, पर मैं ही सबसे ज्यादा मस्ती करता था, उन्होंने ही बनाया था। चलता है जीवन में, ये सब चलता है, मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए। डांट वांट तो पड़ती रहती, क्या ही फर्क पड़ता है। पॉइंट ये कि मेरी डांट इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाती थी क्योंकि मैं नंबर ले आता था, एक्स्ट्रा करिकुलर ले आया, आखिरी में 6-7 जॉब्स ले ली, कॉलेज का नाम भी रोशन हो गया।
आप पढ़ाई नहीं करते, आप पढ़ाई के साथ सब करो, मैं आपको बोलूंगा बहुत मस्त हो, आप पढ़ाई करो, उसके बाद आप सब करो, पढ़ाई के साथ आप जो एक्स्ट्रा कर सकते हो आप करो, फिर आपको कोई जीवन में दिक्कत नहीं है, आपके सारे पाप जो है वो माफ हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ क्या है, आप पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे पाप कर देते हो, तो वो दिक्कत हो जाती है। चलिए आइए इसको समझते हैं। तो पार्ले जी वाला जी तो G इज इक्वल्स टू 1/r होता है। तो अब मुझे बताइए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी 1/में ओम, 1/में ओम। तो ओम ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स। तो बहुत सारे लोग ओम इनवर्स को कैसे लिखते हैं, MHO, यानी कि MHO की तरह लिख देते हैं। तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं ओम इनवर्स या MHO, या फिर ये इसका जो सिंबल है ओम इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और यूनिट होती है मेरे दोस्तों जिसको हम बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस। ये इसकी एक और यूनिट है। तो इसकी एक यूनिट हम लिख सकते हैं G इज इक्वल्स टू 1/r, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टेंस है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो G इज इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू 1/ओम। तो ओम इनवर्स, इसकी एक यूनिट हो सकती है हमारे पास सीमेन इनवर्स, या फिर हो सकती है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं MHO की तरह भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक बात हुई। आइए इसको थोड़े एक्सप्रेशन को आगे लेके चलते हैं। जब हमारे पास G इज इक्वल्स टू 1/r है मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो L बाय A। तो A ऊपर चला जाएगा। R की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, रो L बाय A, ये वैल्यू लिख दी, A ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1/रो इंटू A बाय L हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो 1/रो ये होता है कापा। हाँ, हमारा एक छोरा था, है ना, उसका नाम था प्रतीक राठी, अभी भी है। उससे हमारे सर ने पूछा, हेड़ा सर पढ़ाते थे, उनने बोला कि 1/रो क्या होता है, तो बोलता है पापा। तो ये होता है बच्चे जब सही से नहीं सुनते, टीचर ने बोला था कापा, उसको सुना दिया पापा। उन्होंने बोला इनवर्स ऑफ रो क्या होता है, बोलता है पापा। तो ऐसी हरकतें मत कर देना तुम कहीं जाके, ठीक है। अजीब अजीब छोरे होते हैं यार, मजा आता है एकदम, अजीब अजीब टावर है, कुछ भी कापा। उनने सीधे सीधे बताया कापा, अगली क्लास में पूछ दिया कि राठी इतना मस्ती उस्ती कर रहा, राठी एक बात बता इनवर्स ऑफ रो क्या होता है, राठी खड़ा हुआ पापा। उसके बाद तो उसके पिताजी को फोन लगा दिया, उसके पापा की बर्तन की दुकान थी, उसके पापा ने कहा आज तो तेरे को बर्तन के साथ मैं धोऊंगा, जैसे बर्तन बचते हैं आज तू बजेगा बेटा। चलो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, देखो G इज इक्वल्स टू 1/r होता है, तो R की वैल्यू होती है रो L बाय A, तो ये हो जाएगा 1/रो A बाय L हो जाएगा। 1/रो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं ये लिख सकता हूं कि कापा इज इक्वल्स टू 1/रो होता है। समझ गया, हाँ जी भाई समझ गया। तो यहां पे मैंने लिख दिया कापा इंटू A बाय L। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और अगर आगे पीछे करूं तो ये कापा क्या हो जाएगा, कापा हो जाएगा G इंटू L अपॉन A, G इंटू L अपॉन में A। ये देखो ना, L ऊपर चला जाएगा, A नीचे चला जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी GL बटे में A। कुछ लोग रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो बोलते हैं कि भैया 1/r इंटू L बाय A, ऐसे भी लिख सकते हैं। G की वैल्यू 1/r होती है तो 1/r L बाय A हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यही अगर आपको कोई बोलता है कि आपको अगर कोई बोलता है कि इसको डिफाइन करो, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यानी कि कापा है, ये के जो है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे वहां पे R इज इक्वल्स टू रो L बाय A था, तो रो हमारे पास क्या था, रो हमारे पास था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पर अगर हमारे पास G इज इक्वल्स टू के A बाय L है, तो ये जो K यानी कि कापा है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये वर्ड आप यूज करेंगे कंडक्टिविटी। नाउ ये जो K है दैट बिकम्स G इंटू L बाय A या फिर 1/r इंटू L अपॉन A हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है, सारी बातें याद रहेंगी, याद रहेंगी जी, याद रहेंगी। ठीक है, चलो बस एंड करेंगे। अब कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
बताइए कैसे डिफाइन करेंगे? रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कैसे डिफाइन करा था? अगर हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर हमने कैसे डिफाइन करा था भाई? यहां पर कैसे किया था? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस of that electrolyte present in 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो सिमिलरली यहां पर 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी कंडक्टेंस होगा वो हमारी कंडक्टिविटी हो जाएगी। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट इन 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जो भी कंडक्टिविटी होगी या कंडक्टेंस होगा आयंस में, दैट इज कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? आप मानो कि अगर मैं यहां पर अगेन L की वैल्यू को डालता हूं 1, A की वैल्यू को डालता हूं 1, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दोनों की वैल्यू फिर से 1 डाल देता हूं मैं, तो जो उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट आएगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। हाँ या ना मेरे को बताओ। K इज इक्वल टू GL/A है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अगर 1 है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके बीच में जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू G हो गया, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो गया? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हेन लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन इज 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? इसको थोड़ा इमेजिन करके देखना, ये 1 पुट करना, ये 1 पुट करना, तो K इज इक्वल टू G, यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी तब होगा जब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी इसके बीच में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर होगा। डन है। चलिए अब बाकी का काम अगली क्लास में करते हैं। डन है, डन है, डन है, अगली क्लास में करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। हो गया यहां पे। ये एक सवाल आपका आज का होमवर्क है, इसको आप करके आइए, ठीक है? ये नहीं, ये वाला सवाल आपका आज होमवर्क है। डन है। ओवर करते हैं आज की क्लास को। अगर यहां पे समझ में आ गया तो एक बार आई भी लगा दीजिए। देखिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं और डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और आपका कोर्स टाइमली खत्म हो जाएगा, इस चीज की भी आपको गारंटी देता हूं। कोर्स टाइमली खत्म हो जाए, इसको और इंश्योर करने के लिए अभी हम कोई बैकलॉग्स में नहीं है। मैंने आपको जो शेड्यूल दिया है हम उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो वी आर नॉट इन अ बैकलॉग। बट मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी हो रही तो हम ऑर्गेनिक साथ में चला लेंगे, लेकिन आपका सिलेबस टाइम पे ही खत्म होगा। और ये टर्म्स डिफिकल्ट होती हैं, इसीलिए इनमें समय लग रहा है, क्योंकि आप इनको शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे इन टर्म्स को, इसीलिए इनमें थोड़ा समय लग रहा है। प्लीज रिस्पेक्ट द एफर्ट्स, और आप भी एफर्ट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो बस अपना फीडबैक देते रहिए। आई विल टेक योर फीडबैक, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, ठीक है? चलो, ऑलराइट। तो आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान क्या है सुनील भैया? देखिए आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान आपको हम देते हैं बहुत बढ़िया सा, आपको एक बहुत बढ़िया बात यहां पर सिखाते हैं। तो मैंने आपको ये वाली कहानी सुनाई थी क्या? भगवान वाली कहानी, जिसमें श्री कृष्ण आते हैं। और चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो एक बार एक डॉक्टर साहब किसी एक इवेंट में जा रहे होते हैं, ठीक है? एक बार एक डॉक्टर साहब को किसी इवेंट में जाना होता है। तो वो किसी इवेंट में जा रहे होते हैं, तो उनका प्लेन फ्लाई करता है और वहां पर मौसम बिगड़ने लग जाता है। तो उनके प्लेन को एक नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया जाता है। और वो एयरपोर्ट पे वहां पे लैंड करवाने के बाद डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जाना है, अपने एक इवेंट में जाना है। तो अब उनको बीच रास्ते में उतार दिया गया है, तो वहां से वो कैब करके जा रहे होते हैं। तो वो कैब करके फिर जाते कि भैया मुझे तो पहुंचना ही है अपनी जगह पे, आप मुझे कैब से लेके चलो। कैब वाले भैया के साथ बैठते हैं, उसके साथ जाने लगते हैं। अब जैसे ही जाने लगते हैं तो बीच रास्ते में जाने के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान बारिश आता है, तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अब रास्ते से भटक जाते हैं, रात हो जाती है। तो उनको समझ में आता है कि देखो मेरी कॉन्फ्रेंस पे तो मैं नहीं पहुंच सकता, कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उनको ये लगता है कि भाई जिंदा तो रहना है, भाई इतनी आंधी तूफान बाढ़ ये सब आ रही है, भाई मैं तो निपट जाऊंगा। तो उनको वहां पे एक छोटी सी कुटिया दिखती है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं और उतर जाते हैं। तो ड्राइवर साहब कहते हैं सर मैं तो निकल जाऊंगा, मेरे को वापस जाने का रास्ता पता है, आगे का रास्ता नहीं पता, इससे तो मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाता हूं। बोले ठीक है। वो उस कुटिया में ऐसे जाके गेट खटखटाते हैं और अंदर से आवाज आती है कि जो भी है
कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर आइए और अंदर आके आप बैठ जाइए कमरे में। वो अंदर आते हैं, आके कमरे में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आके अंदर कमरे में बैठते हैं, अंदर से वो दादी अम्मा आती हैं और आके पूछती हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए, आप यहां क्यों आए हैं। तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो बताते हैं कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, बहुत तेज आंधी तूफान बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से मेरी फ्लाइट जो है वो बीच में रुकी। मैं कैब में जाने की कोशिश कर रहा था, शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं वहां तक जाऊं, फाइनली यहां पहुंच गया, ठीक है। वो बोली ठीक है कोई बात नहीं। बोली मैं आपके लिए कुछ लाऊं, मेरे पोते की तबीयत खराब है तो मैं उसके लिए तो कुछ बनाने जा ही रही हूं। तो बोले कि अच्छा। तो बोले कि माता जी आपका पोता कहाँ है। तो बोले अंदर है, उसकी तबीयत खराब है। तो वो जाके देखते हैं, तो माता जी से पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो माता जी कहती है कि जो मेरा ये बच्चा है, इसको ब्रेन की कोई, पोता जो है इसको ब्रेन की एक बीमारी है, इसके माता पिता भी संसार में नहीं है, पर इसकी जो ब्रेन की बीमारी है उसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर देवदत्त पटनायक करके हैं जो ही इसका इलाज कर सकते हैं। पर क्योंकि वो डॉक्टर दिल्ली में रहते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम दिल्ली जा सकें, तो हम इसका इलाज नहीं करवा सकते। पर मैं रोज भगवान से पूजा प्रार्थना करती हूं, मैं अपनी मेहनत करती हूं, अपनी फसल उगाती हूं, जो भी मैं कार्य करती हूं वो करती हूं ईमानदारी से, और फिर मैं भगवान से आके पूजा प्रार्थना करती हूं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे महादेव, मेरी मदद करें। ये जो डॉक्टर है देवदत्त पटनायक, इनसे मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, पोते का, ताकि वो बच जाए। अब आप यहां पर बात को सुनिएगा, आपको मजा आएगा। जो इंसान यहां पर सामने खड़ा है, जो डॉक्टर यहां सामने खड़ा है, इनका नाम है देवदत्त पटनायक। और वो डॉक्टर वहां पे रोने लगता है और वो रोते रोते ये बताता है कि आप जिस डॉक्टर के बारे में रोज पूजा प्रार्थना करती हैं वो मैं ही हूं जो यहां आपके सामने खड़ा है, और आपके भगवान ने ही मुझे यहां पर भेजा है। वो उनका इलाज करते हैं फ्री में और वो बच्चा सही हो जाता है। कहानी से आपको क्या सीखना है, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप पूजा भक्ति करते हैं, चाहे आप अल्लाह को मानते हैं, आप वाहिगुरु को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप किसी भी एनर्जी को मानते हैं, अगर आप ये सब करते हैं तो फिर आपकी लाइफ में लॉजिक नहीं मैजिक होते हैं। ये एक मैजिक का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। एक इंसान को उड़ के कहीं और जाना था, कहीं और रुका, कहीं और, फिर वापस वहां जाने की कोशिश करी, भटकते हुए वहां पहुंच गया जहां पर कोई पूजा प्रार्थना करके बुला रहा था। संसार में विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास पे ही पूरी दुनिया जिंदा है, ठीक है। विश्वास रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। और जब आप जिंदगी में थोड़े समझदार हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वजह से संसार में कुछ नहीं हो रहा है, ना ही मेरी वजह से हो रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि अभी से 1 घंटे के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं है, जब पूरा संसार ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको लगता है कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है। मुझे यह नहीं पता कि कल मैं जिंदा हूं, कल मैं क्या करने वाला हूं, परसों मैं क्या करने वाला हूं, मुझे नहीं पता। तो कोई एक शक्ति है जो हमें चला रही है, इज्जत करिए उस चीज की। उस शक्ति का कोई भी नाम दीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर वो शक्ति कहीं ना कहीं हर एक चीज को देखती है, मैनेज करती है, चलाती है, और संसार चलता है। ईमानदार रहिए अपने एफर्ट्स में, जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। देखिए मैं चाहूंगा तो मैं भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा के जा सकता हूं, पर क्योंकि मैं अपने कर्म में बेईमानी नहीं करूंगा, ना करी है ना करूंगा, इसीलिए पूरा कंटेंट देके जाऊंगा। जिनको शायद कामचोरी की आदत है वो तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जिनको अच्छे से पढ़ना है, जिनको लगता है कि पेड बैच में हम आए हैं, हम स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कंटेंट अमृत है। अच्छे से पढ़िए, अच्छा इंसान बनिए, मेरे लिए वो ज्यादा मैटर करेगा, इससे कई गुना ज्यादा मैटर करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय। फिजिक्स वाला जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।